बात कर तैयार करें इमरजेंसी प्लान। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रहेंगे मौजूद। तेल की बढ़ी कीमतों पर बोली कांग्रेस, अब मोदी शासन में नुकसान झेल रही जनता। पेट्रोल और डीजल की कीमतें छू रही हैं आसमान। नेपाल की संसद ने विवादित नक्शे को दी मंजूरी। भारत के 3 इलाकों को दिखाया गया है अपना। संसद में बिल के पक्ष में पड़े 258 वोट। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक में इस महामारी की स्थिति पर समीक्षा की है। इस बैठक में कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की भी समीक्षा की गई है और प्रधानमंत्री ने दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की स्थिति की जानकारी ली है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर के डीजी भी शामिल हुए और नीति आयोग के सदस्य और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान के संयोजक ने बैठक में देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति और इसे काबू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक में बताया गया कि देश में कोरोना के कुल मामलों में से 2/3 5 राज्यों में हैं। बड़े शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है और इसके मद्देनजर बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि टेस्टिंग और बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त किया जाए ताकि रोजाना बढ़ रहे मामलों से कारगर ढंग से निपटा जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार को कोरोना वायरस मरीजों के लिए बिस्तर और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जलान ने यह निर्देश जारी किया है और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो उम्मीद करती है कि दिल्ली में सभी अस्पताल बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम डेटा जारी करेंगे ताकि लोग समय रहते ये जान सकें कि कोविड-19 से संक्रमित होने पर उन्हें कहां जाना है। नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। नए नक्शे में भारत के तीनों हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े हैं। बता दें कि भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं और 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धाराचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद से नेपाल ने लिपुलेख को अपने हिस्से में बताया और इसका विरोध किया था और 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। इसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना हिस्सा बताया गया। नेपाल ने 18 मई को एक नया नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताया गया था और इस कदम से भारत और नेपाल की दोस्ती में दरार आनी अब शुरू हो गई है। भारत ने लगातार इसका कड़ा विरोध किया है लेकिन नेपाल अब इस नक्शे पर अड़ गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा ने भारत पर अवैध कब्जे का आरोप भी लगाया है और साथ ही दावा किया है कि वो अपनी जमीन वापस लेकर रहेंगे। नेपाल की संसद के विवादित नक्शे को मंजूरी देने पर कांग्रेस नेता PL पुनिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, नेपाल की पार्लियामेंट ने आज अंतिम रूप से उस प्रस्ताव को पास कर दिया है जिसमें जो हिंदुस्तान का कुछ एरिया जिसमें कालापानी, लिपुलेख और अन्य तीसरे स्थान है उनको नेपाल का हिस्सा बताया है। ये पहले कभी नहीं था और नेपाल के साथ में हमारे संबंध इतने अच्छे और मधुर रहे हैं कि कभी कोई शिकायत का मौका नहीं और बढ़ चढ़ के एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा रहे हैं।
लेकिन अब जो परिस्थितियां बदली हैं, जो चीन का जिस तरह से प्रभाव हुआ है और नेपाल पे जिस तरह का उनका प्रभाव हुआ है, बढ़ा है, तो उसका ये पूरा नतीजा है। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की अपनी जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से इन विषयों को, इन समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए था पहले, इससे पहले कि वो इस स्थिति में आए। और मैं समझता हूँ कि बात करके इसको मामले को सुलझाया जा सकता है और करना चाहिए। नेपाल के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं और दोनों से अच्छे संबंध रहना हम दोनों के हित में है। मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने और दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के संकट और दिल्ली सरकार उससे कैसे निपट रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर के दिल्ली बीजेपी ने जनसंवाद रैली की। ये वर्चुअल रैली थी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से लेकर श्याम जाजू जैसे कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। स्मृति ईरानी ने कहा है कि संकट की घड़ी में जब आर्थिक झटका लगा हो और फिर भी प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की। यह पैकेज भारत को एक नया अवसर और एक नई ताकत देगा। मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2019 में फिर से जनादेश प्राप्त किया और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल समाप्त हुआ है। ये 6 साल भारत को हर तरीके से आगे बढ़ाने के 6 साल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दोबारा जनादेश मिलने के बाद 60 सालों की समस्याएं जो देश की एकता और अखंडता के साथ जुड़ी हुई थी, उनका भी निराकरण किया है। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता शान से कहता कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और इसीलिए आज मैं भूलूंगी नहीं वो मंजर, जब धारा 370 हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक सांसद लोकसभा और राज्यसभा में हमारे माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के भाषणों को सुन रहे थे। वो सांसद के नाते नहीं, कार्यकर्ता के नाते इतिहास को अपने सामने बनते देख रहे थे। और इतिहास को बनाने के लिए वर्षों से जिन कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई, जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, आज इस मंच से धारा 370 के हटने के बाद उनके बलिदानों के प्रति भी मैं अपना शीश झुकाती हूं। श्याम जी ने और गुप्ता जी ने सही कहा। कई बार तरुण भैया भी मुझसे कहते कि मजाक उड़ाया जाता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कि कहते बहुत हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और जहर का ये घूंट भाजपा का कार्यकर्ता पी लेता, क्योंकि हम जानते कि ये विषय देश की कोर्ट में लंबित है। संवैधानिक मर्यादा में रहने के बावजूद आज जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को समर्पित एक भव्य मंदिर के निर्माण की व्यवस्था को हम अपने सामने साक्षात देखते हैं, तो एक पल उस संघर्ष में भी जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने लाठियां खाई, जिन लोगों ने परिश्रम किया, उनको भी अभिनंदन देते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे मेमोरियल पहुंचे और वहां पर वो विपक्ष के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ तूफान निसर्ग में प्रभावित हुए लोगों को लेकर के उन्होंने बातचीत की। और इसी दौरान देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तूफान निसर्ग के कारण कोंकण क्षेत्र में प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सीएम को ज्ञापन उन्होंने सौंपा और जल्द ही लोगों को सहायता पहुंचाने की अपील की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 जून तक अपने सारे कामकाज को स्थगित कर दिया है और हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों में इस दौरान कोर्ट नहीं लगेगा। और वहीं तमाम जरूरी मामलों के लिए हाईकोर्ट ने एक विशेष व्यवस्था की है और हाईकोर्ट का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी मामलों की सुनवाई पहले की तरह जारी रहेगी। माना जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है।
दुनिया भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। भारत में भी इसका कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब कोरोना की चपेट में पंजाब पुलिस के कर्मचारी भी आ गए हैं। पंजाब पुलिस ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि एक विशेष RT-PCR कोविड-19 टेस्ट ड्राइव में पंजाब पुलिस के 17 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस ड्राइव में 7,165 रैंडम सैंपल लिए गए थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और अनलॉक के पहले चरण की स्थिति को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोविड-19 टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने कहा कि मानव संसाधन उद्योग जगत की रीढ़ है और ये रीढ़ अब बड़ी संख्या में श्रमिकों के रूप में प्रदेश में उपलब्ध है। प्रदेश में लौटे कामगारों और श्रमिकों के श्रम से अब यूपी का नवनिर्माण होगा। उन्होंने औद्योगिक विकास विभाग और MSME विभाग के कामगारों को रोजगार देने के संबंध में सभी संभावनाएं तलाशने के निर्देश देते हुए कहा है कि औद्योगिक इकाइयों और सेवा प्रदाता संगठनों को मैन पावर आपूर्ति के संबंध में एक ऐप विकसित किया जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर भी बल दिया है कि कामगारों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी कार्य किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें बीमा कवर अवश्य प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं को तेजी से संचालित करते हुए कामगारों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएं और इसके साथ ही उन्होंने सभी कोविड अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने यूपी में दलित उत्पीड़न के मामले को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई की सराहना की है, साथ ही सलाह भी दी है। मायावती ने 3 ट्वीट किए हैं और लिखा कि भले ही ये देर से हुई है लेकिन कार्रवाई दुरुस्त है। मायावती ने लिखा कि यूपी में चाहे आजमगढ़, कानपुर या फिर अन्य किसी भी जिले में खासकर दलित बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो या फिर अन्य किसी भी जाति और धर्म की बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और साथ ही चाहे इसके दोषी किसी भी धर्म, जाति व पार्टी के बड़े से बड़े नेता और कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी का ये कहना और सलाह भी है। खासकर अभी हाल ही में आजमगढ़ में दलित बेटी के साथ हुए उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री देर आए पर दुरुस्त आए, ये अच्छी बात है, लेकिन बहन बेटियों के मामले में कार्रवाई आगे भी तुरंत और समय से होनी चाहिए। लॉकडाउन खुलने के बाद से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बढ़ी तो पेट्रोल डीजल के दाम भी उसी रफ्तार के साथ बढ़ने लगे। 6 दिन से लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों ने जहां ट्रांसपोर्टरों के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं, तो वहीं आम आदमी के लिए भी बढ़े हुए भाड़े का संकट पैदा होने वाला है। आर्थिक संकट से जूझ रहे ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने अनलॉक के बाद उबरने के लिए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं, तो आम आदमी अब काम पर जाने की शुरुआत थी। ऐसे में 6 जून से लगातार हो रही मूल्य वृद्धि से डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भी इजाफा हुआ है, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में इजाफा हुआ है। प्रदेश में 70 रुपए का पेट्रोल अब 74 के आसपास पहुंच गया है। भी नहीं आ रहा है। 4 दिन में 6 रुपए बढ़ गया है। आगे क्या होगा ये तो ऐसा लग रहा है कि एकदम 80 रुपए 100 रुपए के आगे बढ़ जाएगा। तो बहुत हमारे लिए तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत तकलीफदायक चीज़ हो गया है। तो देश बर्बादी की ओर जा रहा है जिस ढंग से ये रेट बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। किस बात से? वर्ल्ड वाइज रेट ही नहीं है तो आप किस बात का बढ़ा रहे हैं? सिर्फ पैसा डकारने के लिए। राज्य सरकारें पहले ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते काट चुकी है। वहीं आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही जनता को केंद्र सरकार ने एक और झटका दिया है, पेट्रोल के दाम बढ़ाकर। जनता ये सोच रही है कि सरकार उनकी मदद कर रही है या उन्हें गर्त में डाल रही है। रायपुर से राजशेखर की रिपोर्ट, ANB न्यूज के लिए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। युवक को गांव से बाहर ले जाकर पुलिस सहायता केंद्र के पास गोली मारी गई है और साथ ही युवक की हत्या करने के बाद उसके शव के ऊपर पर्चा भी फेंका गया। घटना रात के करीब 12 बजे की बताई जा रही है।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर में पूर्व सरपंच की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। इस दौरान बीच बचाव करने आए उसके भाई को भी बुरी तरह से पीटा गया और बताया जा रहा है कि घटना चुनावी रंजिश के चलते हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल डायल 112 की टीम और जांजगीर थाना को पूर्व सरपंच के भाई ने सूचना दी थी कि गांव के रहने वाले रामगोपाल साहू और उसके साथी पूर्व सरपंच तेरस राम के साथ मारपीट कर रहे हैं और जिससे उसके भाई तेरस राम यादव की मौत हो गई है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांजगीर पुलिस टीम ने थाने में हत्या का अपराध दर्ज कर लिया और मौके पर थाने की ओर अधिकारियों की टीम जाकर के विवेचना कर रही है और 5 से 6 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ अब की जा रही है। थाना जांजगीर अंतर्गत गांव लखनपुर से डायल 112 से सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा थाने में लखनपुर में मारपीट की जा रही है। साथ ही प्रार्थी होरीलाल यादव भी थाने आकर सूचना दिया कि उसके साथ तथा उसके भाई तेरस यादव और अन्य लोगों के साथ गांव के रहने वाले ही रामगोपाल साहू और 20-25 अन्य लोग मिलकर मारपीट कर रहे हैं, जिसमें उसकी भाई की मृत्यु हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले में 302, 294, 323, 506, 147, 148 भादावी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और तत्काल मौके पर थाने की टीम गई है। वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी मौके पर गई है और मामले में 5-6 आरोपियों को अभी रक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में प्रथम दृष्टया रामगोपाल साहू जो है और तेरस यादव पूर्व में अभी जनपद अध्यक्ष के लिए दोनों जनपद सदस्य के लिए अपनी अपनी पत्नियों के चुनाव लड़ाए थे, तब से उनके बीच में रंजिश रखा हुआ था और इसी रंजिश के चलते दोनों में लगातार मनमुटाव बना हुआ था और इसी बात को लेकर मारपीट होना भी प्रथम दृष्टया पता चला है और मामले में अभी विवेचना जारी है। मौसम में हुए बदलाव के साथ देश के कुछ राज्यों में आंधी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है और दोपहर बाद आई आंधी बारिश से पहले आसमान एकदम से काला हो गया था और चारों ओर अंधेरा छा गया। इस बीच आईएमडी नागपुर के डिप्टी डायरेक्टर मेहान साहू ने यह कहा है कि पिछले 24 घंटों में विदर्भ के गढ़चिरौली और चंद्रपुर में भारी बारिश हुई है। जैसे कि कल डिक्लेयर हुआ था, मानसून कल विदर्भ में पहुंचा था, साउथ विदर्भ में वहाँ पर वर्धा तक मानसून आया था। आज मानसून और आगे बढ़ गया है और अभी जो है लगभग पूरे विदर्भ में आ गया है। उसमें नागपुर भी कवर हो गया है, गोंदिया भी कवर हो गया है, अमरावती, ये सारा जो है आज कवर हो गया। तो आज मानसून जो है और आगे बढ़ के लगभग पूरा विदर्भ कवर हो गया। थोड़ा सा उसका जो है ऑलमोस्ट कवर है, थोड़ा सा ऊपर का बचा हुआ है। तो पिछले 24 घंटे में चूँकि पूरे विदर्भ में सभी जगह बारिश हुई है और ख़ासकर चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भारी बारिश हुई है। 86 मिलीमीटर रेनफॉल जो है सावली में जो है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड हुआ, जो हाईएस्ट था। तो अभी जो वो जो सिस्टम है कम दबाव का क्षेत्र वो छत्तीसगढ़ के ऊपर है और थोड़ा सा वो कमज़ोर होना शुरू हो रहा है। तो उसके कारण अभी अगले 24 घंटे पे विदर्भ में कहीं कहीं पे भारी से अति भारी होगी, ज़्यादातर भारी वर्षा होगी। 1-2 जगह में अति भारी जो है वो ईस्ट पार्ट जो है विदर्भ का वहाँ पर एक्सपेक्टेड है, लेकिन ज़्यादातर जो है उसमें आइसोलेटेड प्लेसेस पे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेन की पॉसिबिलिटी है। मध्य प्रदेश के जो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। अगर आप में भी है इसी तरह के टैलेंट का खुमार, उसे मुकाम पर पहुंचाएंगे हम। Those who deserve and keep talent can come to us. We will provide you right kind of platform to perform your talent. कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं खास मकसद के लिए और जब लॉकडाउन में घर बैठे ये अपना हुनर दिखाते हैं तो इतिहास रचते हैं। अगर आप में भी है इसी तरह का हुनर
तो अपलोड कीजिए अपना 1 मिनट का वीडियो ANP न्यूज के डिजिटल ऑडिशन में और 25 जून तक सबमिट कीजिए अपना ऑनलाइन ऑडिशन वीडियो 7888497078 पर। हुनरबाज ऑफ ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी में कोरोना संक्रमण के 36,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक 1,200 से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और दिल्ली में बेकाबू तरीके से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर मैक्स अस्पताल के कार्डियो विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। सही कहा है कि दिल्ली में कोरोना बिल्कुल बेकाबू हो गया है और जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े सचमुच डराने वाले हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 21% इंक्रीज इन इन्फेक्शन मीन्स कि आप कहिए कि पिछले 10 दिन में अगर हमने 58,000 पेशेंट्स को टेस्ट किया है, उसमें से 14,500 लोग पॉजिटिव आए हैं और साथ साथ में रिकवरी रेट में 8% का ड्रॉप देखा गया है। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही भयावह स्थिति है। तो इसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पीड़ित मरीज हैं, जो संक्रमित मरीज हैं, उनका इलाज, उनको हॉस्पिटल में जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन। दूसरी चीज़ कि जो कम्युनिटी लेवल पे हम एक्ट कर सकते हैं कि हमें टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। उन सब लोगों की टेस्टिंग करनी पड़ेगी जो माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं या पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए हुए हैं या पॉजिटिव पेशेंट्स के जो कांटेक्ट्स में हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग जो है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो भी एक्सपोज्ड हुए हैं कोविड के लिए उनका टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में तो मुझे नहीं लगता है कि लोग डिज़ायर भी रखते हैं कि उनका टेस्ट होना चाहिए, बट अगर फैमिली मेम्बर्स में किसी एक को भी पॉजिटिव पाया गया है तो पूरी फैमिली की टेस्टिंग होनी चाहिए। तो टेस्टिंग का नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा। यही एक तरीका है जिससे हम कम्युनिटी स्प्रेड को रोक सकते हैं। जहाँ तक RT-PCR की बात है, उसकी रिज़ल्ट 24 घंटे में आती है। अगर कुछ हमारे पास रैपिड टेस्ट हो जिसकी वैलिडिटी एश्योर्ड हो, ऐसा होना चाहिए कि जो हम अभी जो किट्स आए थे उनकी रिजल्ट्स में हमने देखा कि वो बहुत रिलायबल नहीं थे, जिसकी वजह से हमें उसको रोकना पड़ा। बट कुछ जो एलाइजा वगैरह के जो रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं वो बहुत हद तक रिलायबल हैं, उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। और RT-PCR की भी अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा लैब्स में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और मैक्सिमम टेस्टिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ ही रहे हैं और इसी को लेकर के बीजेपी नेता विजय गोयल ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, दिल्ली में कोरोना को लेकर लोगों का यह मानना है कि दिल्ली सरकार गंभीर नहीं है। आपने देखा अभी तक जितनी बार भी बयान दिए गए हैं वो ये दिए गए कि भाई दिल्ली की जनता अपना खुद ध्यान रखे और खुद ही अपने घर के अंदर ही क्वारंटाइन करा ले। तो मैं ये समझता हूँ कि अब दिल्ली के अंदर जो आंकड़ा है वो करीब 40,000 पहुँच जाएगा जी। और इसके साथ ही एक दिन के अंदर कल 2137 केस इसके अंदर हो गए और जो टेस्टिंग हुई थी वो टेस्टिंग पहले से बहुत कम हो गई है जी। और उधर दूसरी तरफ इन्होंने कहे थे 5T करेंगे हम जी। पहला ट्रेसिंग करेंगे, दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर टाइम बाउंड करेंगे और टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। एक भी टी जो है उनका सक्सेसफुल नहीं जा रहा जी। ना वो किसी से मदद ले रहे हैं और ना वो कुछ कर रहे हैं जी। अब जाकर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम स्टेडियम्स को कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर जी। तो भाई महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ के अंदर पहले से स्टेडियम कन्वर्ट हो चुके हैं, तो आपने क्यों नहीं कन्वर्ट किए? इसलिए तो दिल्ली सरकार ये तो बताए, तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक तुम्हारे बंद पड़े हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोई जाता है तो उनको एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ बेड नहीं है। प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो लूटने में लगे हैं, आप उनको चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ दिल्ली के अंदर बड़ी भयानक स्थिति हो गई है। अब पहले जो 5 राज्य हैं उनके अंदर दिल्ली आ गई जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना को लेकर के बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवा दिया। करने का ये अवसर प्राप्त हो रहा है। बदले हुए हालात में परिस्थिति हमारे सामने इस प्रकार की है।
इस संकट के दौर में देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अभी अनलॉक फेज 1 जो हमारा चल रहा है, इसमें हमने बसों की शुरुआत कर दी है, दुकानें खोलने का निर्णय कर दिया है, ढाबे दुकानें सबकी सब हमने खोल दी हैं। और उससे मुझे लगता है कि जनजीवन में बहुत परिवर्तन भी आ गया कि सामान्य की तरफ जो है जनजीवन जो है आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरा आप सबसे इस बात के लिए निवेदन है कि भले ही हमने ये सारी चीजें खोली हैं, आप सावधानी रखें और एहतियात बरतें कि वायरस के खिलाफ अभी तक लड़ाई बाकी है और ये वायरस दिखता नहीं है, इसका इलाज अभी तक नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में जो परहेज और सावधानी बरतने के लिए कहा है, उसको आप घर में, परिवार में भी, और परिवार के साथ साथ में आप सब लोगों के बीच में भी संदेश को लेकर के चलें कि एहतियात, सावधानी बहुत आवश्यक है। बुजुर्ग लोगों को घर में रखें, कोई मरीज शुगर का है, किडनी का है, वो परहेज करें बाहर जाने के लिए, ये भी बहुत आवश्यक है। कैंसर का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, वो लोग परहेज करें, क्योंकि इस बीमारी, इस वायरस में जो है वो सबसे बड़े संकट में यही लोग होते हैं। असम में कोरोना वायरस के 25 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर के वहां पर 3718 हो गई है। और असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह बताया है कि हुजई जिले में कोरोना के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। धुबरी और नागांव जिले सबसे ज्यादा मामलों में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। वहीं प्रवासी श्रमिकों की बात करें तो 1,73,493 लोग राज्य में वापस लौट चुके हैं और 20,156 लोग लॉकडाउन के दौरान असम से बाहर दूसरे राज्यों में भी गए हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गांव में एक विशेष समुदाय के गली के गुंडों ने गांव में क्रिकेट पिच पर भैंस के गोबर करने के मामले को लेकर के दूसरे समुदाय के लोगों को जमकर पीटा, जिसमें 4 महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये तस्वीरें दिखाती है कि उत्तर प्रदेश पे कितना राम राज्य है। ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना खौफ है शासन का। ये तस्वीरें गवाह है उस राम राज्य वाली सरकार की जो उत्तर प्रदेश में कायम है। उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के खौफ के नाम से जानी जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें दिखाती है उत्तर प्रदेश में कानून का कितना डर है। पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के रानीपुर गांव के प्रधान कामरान के गुंडे क्रिकेट विश्व कप का मैच खेल रहे थे, जिसमें कौशाम्बी से रानीपुर गांव के गुंडे अपनी अपनी प्रतिभाओं को सुसज्जित कर रहे थे। वो विश्व कप जीतने वाले थे, तभी वहां पर एक भैंस ने आकर गोबर कर दिया। इतने में ही वहां पर खेल रहे गुंडों को गुस्सा आ गया और गुंडे दूसरे समुदाय के लोगों को जमकर लाठी और डंडों से पीटने लगे, जिसमें 4 महिलाओं सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीटते भी ऐसे हैं जैसे उनको किसी कानून का डर ही ना हो। लेकिन हां, डर हो भी क्यों, क्योंकि इन गुंडों के आका तो गांव के प्रधान हैं। सारा का सारा मामला चुटकियों में संभाल लेंगे। लखपत का लड़का था, उसका नाम है बुदला कहते हैं। वो भैंस ढेल के हाँ के तालाब पानी पिलाने के लिए गया। वो पिच गेंद थी ना, उसमें टट्टी कर दी भैंस। उसको कहे भगा उसको, और उसको गाली दे दिए। तो गाली देने लगे और कह रहा रुको मैं हटा दे रहा हूँ। तो उसको उल्टा करने कि तुम गाली दे रहे हो, और तुम उसको मारने के लिए है। तो हम लोग 2-3 लोग थे और तो आ गए, तो फ़ोन करके तुरंत बुलवा लिया वहाँ से, नहीं कि तुरंत लाठी डंडा लेके आ गए वहाँ से।
कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? 5-6 लोग हैं और मतलब ज़्यादा 5-6 लोग ज़्यादा हैं और 7-8 मतलब कम से कम 8-10-15 लोग को मारे। इनको कहाँ भेजा गया है? इनको भेजे यहाँ से बताया गया कि हमको 12 ले जाएंगे। अब 12 के बाद पता चला कि मंजनसराय के कौन था मारने में? कोई नाम याद नाम? कमर प्रधान जो था जो क्या बोलते हैं वो हो गई हैं नहीं कमर ने मारा है जो बेहोश हो गई हैं प्रधान कमर, और क्या बोलते हैं मसरूर मारा है और नजाम क्या बोलते हैं और मसरूर का छोटा वाला लड़का था। इस तरह करके कई लोग अरे पूरा 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 परिवार उसका टूट गया प्रधान का। अरे गुंडों, तुम जैसे लोगों के जन्म लेते ही धरती पर बोझ बढ़ जाता है। उस बेजुबान जानवर के गोबर कर देने से तुम्हारे शरीर में जो खून उबलने लगा, उसकी गर्मी से तुमने कानून के पन्ने जला दिए। अरे गुंडों, वो बेजुबान जानवर था, लेकिन तुम तो इंसान हो। लोगों को 100 डायल से सूचना आई कि रानीपुर सुखवारा गांव है जो सरायकिल थाना क्षेत्र में स्थित है। वहां पे एक सरोज बिरादरी और एक मुस्लिम कामरान प्रधान हैं, उनके बच्चों के मध्य क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ है। तत्काल हमारी पुलिस, स्थानीय पुलिस, यहाँ सारा थाना अध्यक्ष सरायकिल व करारी जो निकटतम थी, हमारी पिपरी, चरवा और सारे लोग हम लोग पहुँचे और मैं स्वयं आया और यहाँ पे जो लोग खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, उसको लेकर जो विवाद हुआ था उसको समझा गया और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी वो सामान्य हो गई है, भगा दिया गया लोगों को। और जो वादी पक्ष है उसके जो घायल लोग हैं उनको हम लोग चिकित्सा के लिए भेजा है और इनके वादी पक्ष के तहरीर के आधार पर आवश्यक हम जो विधिक कार्रवाई हो कर रहे हैं और जो भी अभियुक्त हैं इसमें शामिल, घटना में जो भी मारपीट में शामिल रहे, हम सबको अरेस्ट करेंगे और उनको जेल भेजेंगे। कितने लोग घायल हैं सर? अभी तक जो बात आई है 3-4 लोगों की बात आ रही है, सामान्य रूप से घायल हैं, कोई ऐसी हैवी कोई ग्रीवियस इंजरी की बात नहीं आ रही है। अब वो उनका चिकित्सीय उपचार हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट के आएगी, उसमें क्लियर हो पाएगा क्या किससे किसको गिरफ्तारी हो गई है? बिल्कुल जो है अभी हम उसी में लगे हुए हैं, गिरफ्तारी में, अरेस्टिंग में लगे हुए हैं। हम अभी दबिश दे रहे हैं। अभी प्रधान की गिरफ्तारी की बातें जो है संज्ञान में जो आ रही है, हमारी टीमें गई हैं, अभी हम उनसे संपर्क करते हैं, जो स्थिति होगी फिर बाद में हम अवगत कराएंगे। फिलहाल पुलिस ने 108 की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया है। दो समुदाय के बीच हिंसक घटना की जानकारी होने पर एसएसपी अशोक कुमार, सीओ चायल डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए गांव में क्यूआरटी तैनात कर दी गई। पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। अब देखना होगा कि गुंडों की गर्दन तक पुलिस के हाथ कब तक पहुंचते हैं। एएनबी न्यूज के लिए कौशाम्बी से ऐमान अहमद की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां, मौन, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत के पतीले में उबलते अधिकार, जनता पर दीवान, हर कोई है सरकार, फिर भी कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के जोधपुर के सोयला गांव में एक तालाब में बड़ी तादाद में मछलियां मरी हुई पाई गई। तहसीलदार ने कहा है कि अभी तक बारिश नहीं हुई है, इसलिए जलस्तर नीचे चला गया और मछलियां मर गई। हमने प्रत्येक व्यक्ति 300 रुपये के योगदान के बाद पानी के टैंकर की व्यवस्था की और पानी को तालाब में स्थानांतरित किया जा रहा है ताकि जो मछलियां बची हैं वो कम से कम यहां पर जीवित रह सकें। सोयला ग्राम के पास में बड़ा तालाब धार्मिक स्थान है जहाँ पर हनुमान जी की बगीची है और लोग इस पानी की पूजा भी करते हैं, परंतु अभी बरसात नहीं होने से पानी की कमी हो जाने के कारण से मछलियाँ काफ़ी संख्या में मर गई। आज मौका निरीक्षण किया गया तो प्रधान कालूराम जी एवं सभी लोग गणमान्य नागरिक पटवारी जी आर्य साहब हाजिर रहे और यहाँ खड़े खड़े ही सब ने एक मत होकर के ये निश्चय किया कि भगवान की बरसात जो भगवान की इच्छा होगी तब करेंगे। कुछ मेहनत हम भी करते हैं और इस तरह से 50 टैंकर पानी की व्यवस्था तत्काल कर दी। 300 रुपये एकत्र कर लिए जन सहयोग से और पानी डलवाना शुरू कर दिया। इससे मछलियों को जीवन दान मिलेगा एवं हम ये सोचते हैं कि ये जलदाय का पानी है उसको भी यहाँ छोड़ दिया गया है। मीठे पानी की योजना वालों से भी निवेदन किया है कि मछलियाँ बचाने के लिए उनकी जो योजना है उसमें से सहयोग किया जाए और बजरंग बली से भी अर्जी करते हैं कि यहाँ बरसात जल्दी करे और ये तीर्थ स्थान के रूप में वापस विकसित हो जाए। जो मछलियाँ बची है उनको नया जीवन मिल जाए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह कहा है कि सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं के लिए जा रहे वहां पर कोरोना परीक्षण की दर को 4,500 रुपये से घटाकर 2,200 रुपये कर दिया है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। और वहीं उन्होंने कहा है कि अस्पतालों से वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया के जरिए मुंह की लार के नमूने इकट्ठे करने के लिए 2,200 रुपये लिए जाएंगे, जबकि घर से मुंह की लार के नमूने इकट्ठे करने के लिए 2,800 रुपये लिए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर निजी लैब इससे अधिक शुल्क लेती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद के वल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में मकान मालिक द्वारा लॉकडाउन के दौरान किराया न मिलने पर किराएदार के साथ बुरी तरह से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मारपीट में किराएदार पति की आंखों के अलावा शरीर के अन्य भागों पर भी चोटों के गहरे निशान हैं, तो पत्नी के पैरों में इतनी चोटें लगी हैं कि अब उसे चलने फिरने के लिए भी व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ रहा है। घटना के बाद घायल पति पत्नी दोनों को वल्लभगढ़ के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने दोनों को प्राथमिक उपचार तो दे दिया, लेकिन दोनों की नाजुक हालत देखते हुए उन्हें फरीदाबाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। 25-30 बंदे आए जी सोटा ले लेके और अंदर दोनों मियाँ बीवी दोनों चारों तरफ से गेट बंद कर लिए हैं। पूरी तरह से सुल्तान से कम आधे घंटे तक तो पूरी तरह से मारे। इसलिए किराए के ऊपर जी फिर लॉकडाउन में 2 महीने का किराया नहीं मिला, इस वजह से। कौन थे आरोपी? सतवीर शर्मा, गुलशन, जगवती और 10-12 गांव के उनके लोग और एक खजान बाबा का लड़का है, क्या नाम है राजेंद्र, वो राजेंद्र था, उसका लड़का पवन था और एक लड़का और था, उसका क्या नाम है नीरज, और एक क्या नाम है छुट्टिया वाला है अशोक। आपकी अपाहिज बीवी को मार के पीट के गए हो? अपाहिज बना दिया जी उन्होंने मार के, अपाहिज नहीं है बीवी बना दी है उन्होंने मार के, सारे शरीर में पूरे में सोटा मारे हैं जी आदमी ने। पुलिस को सूचना दे दिया आपने? पुलिस को 100 नंबर पे फोन और उन्होंने किया जी, हमें तो होश नहीं था। आई थी फिर पुलिस? हाँ पुलिस आई है, एक बंदे आए थे, हमने तो एक ही देखे, हमें भेज दिया है हॉस्पिटल टेम्पो में डाल के और उनको बता रहे हैं 3-4 लोगों को पीछे से लगे गई हैं जी। सिर्फ 2 महीने का किराया नहीं दे पाए तो आपके साथ मारपीट की? हाँ जी, 2 महीने के लॉकडाउन के भीतर का किराया और हमने कर रखी थी। अब मैंने कल किसी से पैसे लिए यहीं है कॉलोनी में पूरा चौधरी हैं, उनसे 30,000 रुपये लाया हूँ सवेरे, 50,000 रुपये छोटे भाई पर मंगाए क्योंकि मीटर कटवा दिए थे, मीटर का उसका बिल बनना था, उनका हिसाब भी करना था। सर, वल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में एक मारपीट का मामला आया है पति पत्नी के साथ किराए को लेकर, क्या है पूरा मामला? अभी 2 मरीज आए हुए हैं और मेरे से जो पहले वाले डॉक्टर साहब थे उन्होंने उनका चेकअप किया था, जिनका नाम महेश है और दूसरी एक लेडीज है रचना जी, और उनको बहुत ज़्यादा मारपीटाई के निशान हैं उनके शरीर पे। बाकी इनका झगड़ा किस
रखा हुआ है, क्या कारण है यह तो मरीज ही बता सकते हैं। जांच का विषय है। हम तो सिर्फ इलाज के लिए हैं यहाँ पे और हम लोग ये सिर्फ इलाज करते हैं और इनको ये डीके रेफर किया है। हरियाणा के अंबाला में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने बीजेपी जिला अध्यक्ष के बेटे अमित कुमार और उसके एक साथी को 60 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने मुखबिरी के आधार पर नाका लगाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने अंबाला कैंट की शास्त्री नगर की लाइटों पर नाका लगाकर दिल्ली से आ रही एक होंडा सिटी कार को रोकने पर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें बैठे 2 युवकों से 60 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति अमित कुमार जो कि अंबाला शहर के सेक्टर 7 का निवासी है और अंबाला बीजेपी जिला अध्यक्ष का बेटा है और उससे 40 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। तो वहीं उसका एक साथी कमलनाथ जो कि उसी के साथ मौजूद था गाड़ी में, गोंडा का रहने वाला है, यूपी के गोंडा का वो निवासी बताया जा रहा है। 20 ग्राम चिट्टा उसके पास से बरामद किया गया है। ये एसटीएफ अंबाला ने पर्चा दिया है, इसमें टोटल 60 ग्राम जो है चिट्टा बरामद किया उन्होंने और ये होंडा सिटी कार भी बरामद की है और ये लोग अभी बताए जा रहे हैं दिल्ली से आ रहे थे ये स्मैक लेके और ये कहाँ सप्लाई करेंगे वो आगे तफ्तीश में पता चलेगा। और एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर ने पर्चा दिया, मुखबिरी के आधार पर ये पर्चा दिया है और जिसमें अभी तक 2 एक्यूज गिरफ्तार हो चुके हैं और एक एक्यूज का नाम है अमित जो लोकल है, सेक्टर 7 का रेजिडेंस है और दूसरे एक्यूज का नाम है कल्पनाथ। ये कल्पनाथ गोंडा यूपी का रहने वाला है। अमित के पास से 40 ग्राम बरामद हुआ और कल्पनाथ के पास से 20 ग्राम की बरामदगी हुई है। अभी इनकी गिरफ्तारी करके मेडिकल करवा लिया गया है और इनको कल अदालत में पेश किया जाएगा। कहाँ सप्लाई करनी थी, खुद के लिए ले जाते या कहीं सप्लाई करनी थी क्या? अभी वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि ये कहाँ से लेके आए थे और किसको सप्लाई करनी थी या अपने लिए लेके आए थे। अभी उसकी जांच जारी है। हाँ चिट्टा जिसको हीरोइन बोलते हैं वो। एक बार फिर बता दें कि किसको गिरफ्तार किया है, कौन कौन लोग हैं, कितना नशा जो है बरामद किया गया? ये अभी 2 एक्यूज गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास होंडा सिटी गाड़ी रिकवर की गई है और ये बताए जा रहे हैं अभी इन्वेस्टिगेशन में, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में कि दिल्ली से आए थे और कहाँ जाना था, किसको देना था, वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और 2 आदमी गिरफ्तार करें, एक का नाम अमित है जो लोकल रेजिडेंस है सेक्टर 7 का और एक अपना कल्पनाथ है जो अपना यूपी गोंडा का रहने वाला है। अमित के पास से 40 ग्राम मिले हैं और कल्पनाथ के पास से 20 ग्राम की बरामदगी हुई है। छत्तीसगढ़ में जशपुर के पत्थल गांव में भूमि के बंदरबांट किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। मामला 200 करोड़ के सार्वजनिक उपयोग की शासकीय भूमि का है। दरअसल शासन ने केवल 10 डिसमिल नजुल भूमि का पट्टा जारी किया था जिसे कूट रचना कर रसूखदारों ने 12 एकड़ 27 डिसमिल बना लिए और अलग अलग नाम से इस भूमि की रजिस्ट्री कर अब इसे करोड़ों रुपए में बेचा जा रहा है। वहीं पट्टे के शासकीय नियमों का उल्लंघन कर सार्वजनिक उपयोग के इस भूमि का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा है और मामले की शिकायत एसडीएम, कलेक्टर समेत राज्यपाल तक होने के बावजूद अब तक इतने बड़े जमीन घोटाले में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन के दस्तावेजों में कुटरचना करने वालों के खिलाफ पत्थलगांव थाने में एफआईआर भी दर्ज है। इसके बावजूद करोड़ों की सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े पर शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मीडिया के माध्यम से जानकारी आया है और जहाँ तक मेरे जानकारी के मुताबिक वो जगह सार्वजनिक जगह है। उसमें सालों से दुर्गा पूजा होते आया है, गणेश जी का पूजा वहीं होते आया है और तमाम सार्वजनिक पूजा कार्यक्रम, शादी विवाह का कार्यक्रम पूरा पत्थलगांव का वही जगह पे होता है। वो सार्वजनिक जगह है और सार्वजनिक जगह में किसी को दखलंदाजी तो नहीं करना चाहिए। और जो भी घोटाला हुआ है और ये मामला कोर्ट में चल रही है और मैं तो अपील करूंगी कि अधिकारी लोग भी इसमें गंभीरता से काम करें, संज्ञान में लें। काम करने की ज़रूरत है ताकि वो जगह सार्वजनिक ही रहे तो अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर फुर्रेडी गांव के पास चूने की खदान धंसने से 2 महिलाओं और एक नाबालिग सहित
6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक चूने के खदान में हादसे के वक्त 20 लोग खुदाई कर रहे थे। खदान धंसने से इनमें से 5 लोगों के मलबे में दबने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, और जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे में 10 लोग बाल बाल बच गए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में श्रमिकों की मृत्यु पर दुख जाहिर किया है और जिला प्रशासन को मृत श्रमिकों के परिवारों को तत्काल 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पंजाब में भी रोज नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 77 नए मामले सामने आए हैं और 2 मौतें भी हुई हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3063 हो गई है, जिसमें से 671 मामले अभी तक सक्रिय हैं और 2327 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। मिदनापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भर भरा कर गिरी है 4 मंजिला इमारत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। ये राहत की बात है। भर भरा कर गिर गई है एक 4 मंजिला इमारत, लेकिन किसी के भी यहाँ पर हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ये बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ पर 4 मंजिला इमारत भर भरा कर के गिर गई है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इमारत गिरी है। एक तरफ गिर गई ये पूरी की पूरी इमारत, डरा देने वाली तस्वीरें। लेकिन गनीमत की बात यह है कि इस इमारत में, इस बिल्डिंग में कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था और किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तस्वीरों से ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्डिंग किसी खेत में बनाई जा रही थी और वहां पर यह हादसा हो गया है। ये बिल्डिंग गिर गई और गिरकर किस तरीके से ये अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये डरा देने वाली तस्वीरें, अगर यहाँ पर कोई भी होता तो जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता। और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से ये मंजिल गिरी है, ये इमारत गिरी है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। एक इमारत गिर गई और हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। शांतनु बनर्जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। शांतनु जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, ये बिल्डिंग जो गिरी है ये किस वजह से गिरी? हाँ देखिए देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है अभी जो मतलब पश्चिम बंगाल पे जो बारिश का मौसम शुरू हो गया, तो फिलहाल बारिश का मौसम जब शुरू हो गया तो पश्चिम बंगाल पे मतलब जितना जो छोटे नाली, बड़े नाली और ये बड़े खाल बिल जो है सब कुछ मतलब डिजार के थ्रू से उसका जो मतलब जितना बाहर का जो मिट्टी भरे हुए है उसको खाली करना पड़ता है, क्योंकि जो पानी निकालने वाला जो रोड है उसको मतलब खाली करना पड़ता है। इसीलिए तो हमने देखा है आज फिलहाल पश्चिम मेदिनीपुर का जो ये घटना जो हम दिखा रहे हैं, फिलहाल पश्चिम मेदिनीपुर का ये घटना आपका जो घटा है मतलब दासपुर 2 नंबर ब्लॉक का मतलब खेपुर निश्चिंतपुर इलाका में, जो सूत्रों के अनुसार हमारा खुद कैमरा पर्सन जो संजय कपड़ी भी वहीं पे हाजिर था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आया है, जो उसी इलाका में एक बिल्डिंग मतलब बना रहा था, 4 मंजिल का बिल्डिंग बना रहा था, लेकिन अचानक मतलब आज ही सुबह मतलब वो बिल्डिंग जब मतलब गिर पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात है इलाका मतलब बहुत जो जनसंख्या जो इलाका है वो इलाका भारी मात्रा से जो लोग है वो लोग भी मतलब आतंक फैल गई। मतलब इतना भारी जो बड़े बिल्डिंग इतना कैसे गिरा दिया, इसके ऊपर मतलब कई लोगों ने मतलब जमकर मतलब प्रदर्शन भी जारी की। मतलब इतना जो डिजार को लेकर जो मतलब उसी इलाका का जो पूरा मिट्टी को मतलब हटा रहा था, जो पानी निकलने के लिए जो जगह बना रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है अभी उस इलाका का जो सबसे वरिष्ठ जो व्यवसायी है निमाई सामंत, उसका नाम है, उसी का एक बिल्डिंग वो बना रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो उसी इलाका का जो लेबर लोग है बिल्डिंग का वो आसपास में हो सकता है वही भी है। लेकिन संजय कपड़ी जैसी मेरे को ऐसी जो जानकारी दी है, लेकिन कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अभी सिर्फ यही देखना है मतलब ये जो मतलब नुकसान हो गया जो बिल्डिंग का, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने क्या कार्रवाई शुरू करेगा या नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है जो बिल्डिंग मतलब इतना मतलब वो जो खाल का पास इतना कैसे बिल्डिंग बना लिया, ये सबसे बड़ी मुद्दा अभी सामने आया है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए शांतनु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर एक बिल्डिंग गिर गई है और हालांकि गनीमत ये रही कि यहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आ रही है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 40 वर्षीय ऑलराउंडर ने खुद अपने ट्विटर पर इस बात का खुलासा किया है, इस बात की जानकारी दी है। दरअसल अफरीदी ने ट्वीट किया है कि मैं गुरुवार से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द हो रहा था और मेरा परीक्षण किया गया और दुर्भाग्य से मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मुझे शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के पुणे में रेलवे सुरक्षा बल ने अनोखी पहल शुरू की है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट लॉन्च किया गया है। दरअसल कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए ये रोबोट बनाया गया है और बता दें कि ये रोबोट आने जाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा और साथ ही असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखेगा। आंध्र प्रदेश में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट ने टीडीपी विधायक नायडू को कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कथित अनियमितताओं के मामले में 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया और न्यायाधीश ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति के चलते उन्हें चिकित्सा प्रदान करने का भी आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश के तेकल्ली से तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के विधायक के अच्चनायडू को शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईएसआई अस्पतालों के लिए दवाओं की खरीद में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था और यह मामला तब का है जब वो एन चंद्रबाबू नायडू सरकार में मंत्री हुआ करते थे। बांदा जिले के औरन क्षेत्र के वैदनपुरवा में टिड्डी दल ने हमला कर दिया है और लाखों की संख्या में टिड्डी दल ने खेतों पर धावा बोला, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया और सूचना पर पहुंची केंद्रीय टिड्डी दल की टीम ने रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया, जिससे बड़ी संख्या में टिड्डियां मारी गई और अभी भी टिड्डियों के सफाई का अभियान जारी है। किसानों की सूचना पर डॉक्टर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची टीम पूरी रात टिड्डी दल को मारने में जुटी रही, लेकिन पूरी तरह से टिड्डी दल का सफाया नहीं हो पाया और मौके पर मौजूद जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि पूर्व से पश्चिम की तरफ हवा चलने की वजह से टिड्डी दल बिसंडा और बांदा की ओर जा सकता है। अचानक से क्षेत्र में टिड्डी दल के आक्रमण करने से आसपास के क्षेत्रीय किसानों में भी हड़कंप मचा हुआ है। टिड्डी के बारे में आप देख ही रहे हैं, कल शाम से ही हम लोगों को वही 6:30 बजे के बाद जो है ये जानकारी मिली कि इधर आपके चित्रकूट जो अपना बॉर्डर लगता है बिसंडा का इधर का राजापुर का, और उधर रमैयापुर से पता लगा कि इधर आगे बढ़ रहा है। तो हमारी टीम हम लोग चूँकि कालिंजर में भी सूचना थी कि उधर सतना से कालिंजर में कोई दल आ सकता है, तो हम लोग सुबह से ही अपना उधर एक्टिव रहे पूरा। लेकिन वहाँ से क्या है कि जो भी दल था वो एमपी में ही रहा, इधर नहीं आया। पर 6:30 बजे हमको पता चला कि चित्रकूट से मेरी बात हुई कि चूँकि हम लोग बराबर संपर्क में थे, चित्रकूट सतना और इधर पूरा हम लोग, तो जब जानकारी मिली कि इधर है तो हमारी टीम इधर पहुँची। तो यहाँ के उपस्थित जिस समय आप मझीमा में खड़े हैं तो बैदनपुरवा, तो इस यहाँ पर ग्रामीण भाइयों का भी, जो किसान भाई हैं, इनका भी सहयोग मिला और इन लोगों के सहयोग से हम इसको लगभग समझिए कि 9:45 बजे के आसपास हम इसको कम्प्लीटली ट्रेस आउट कर पाए कि हाँ यहाँ पर इनकी लैंडिंग हुई है। तो उसी दौरान से चूँकि हमारी तैयारी पहले से थी, जिलाधिकारी महोदय को भी ये संज्ञान में था सबको, और यहाँ पर उप जिलाधिकारी और बीडीओ बिसंडा और पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँची और अग्निशमन की गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँची और कृषि विभाग का भी एक ट्रैक्टर। इटावा जिले में पुलिस ने फर्जी आईआरएस अधिकारी और रो अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गैंग के पास से फर्जी आईडी कार्ड, मोहर, फर्जी दस्तावेज, इनोवा गाड़ी और एक राइफल भी बरामद की गई है और पुलिस उनसे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। एसएसपी ने बताया कि आज इनका खुलासा करेंगे और गिरोह में 2 फर्जी पत्रकार भी शामिल हैं। गैंग का सरगना मनीष है, जो कि सिंडिकेट बैंक में नौकरी करता था और बैंक में लोन के मामले में 2 साल पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद वो जनपद में खुद को आईआरएस अधिकारी यानी भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी बताकर ठगी करता था और सिविल लाइन पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। इटावा पुलिस द्वारा एक फर्जी आईआरएस अधिकारी और उसके अन्य 4 साथियों को गिरफ्तार किया है।
प्राथमिक पूछताछ में ये पता चला है कि ये एक टर्मिनेटेड बैंक पीओ है जो एक लोन फ्रॉड के केस में बैंक द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया था। उसके बाद से 2 साल से ये नकली IRS अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था। इसके साथ 4 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। तो सभी लोगों के साथ पूछताछ में ये बात क्लियर हुई है कि इन्होंने काफ़ी लोगों को अपना शिकार बनाया है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे ये लोग, और इनका मेन मोडस ऑपरेंडी था कि ये खुद ही IGRS कंप्लेंट्स किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डालते थे और बाद स्वयं ही गवर्नमेंट की जांच टीम बनके चले जाते थे और उनसे फिर पैसे एक्सटॉर्ट करने का प्रयास करते थे। तो ये इटावा पुलिस का बहुत ही अच्छा गुड वर्क है। ये व्यक्ति बहुत ही शातिर अपराधी है और इसकी बॉडी लैंग्वेज से और इसके पास जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें CBI के कुछ केसेस की FIR की कॉपी, कुछ DOPT के अपॉइंटमेंट लेटर्स, ये सब ये लेके चलता था, जिससे अपने आप को ये विश्वसनीय बना सके। और मेरे द्वारा स्वयं उसमें पूछताछ की गई, जिसमें उनकी UPSC रैंक, कब उनको प्रमोशन हुआ, किस डेट को, कब बैच को सिलेक्शन ग्रेड मिला और कब उनका इंटरव्यू बोर्ड में कौन थे, इस टाइप के बेसिक सवाल पूछने से क्लियर हो गया कि वो नकली IRS अधिकारी हैं। और फिर डिटेल पूछताछ में पता चला कि वो काफ़ी लोगों के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। तो अभी 3-4 लोग अभी हमारे सामने आ चुके हैं जिनके द्वारा फ्रॉड की घटनाएं इनके द्वारा बताई गई हैं, और उस पे बेसिस पे हम मुकदमा लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इटावा पुलिस व क्राइम ब्रांच की जॉइंट टीम ने देर रात इटावा में एक बड़ी सफलता हासिल की। आपको बता दें, जनपद इटावा के थाना क्षेत्र सिविल लाइन्स के अंतर्गत क्राइम ब्रांच टीम व सिविल लाइन्स पुलिस ने एक डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर के साथ 5 अन्य लोगों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, आपको बता दें डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो विजिलेंस विभाग के बताए जा रहे हैं। ये जो शिकायतों के नाम पर भारी मात्रा में अवैध वसूली करते थे, इसमें 2 पत्रकारों के नाम भी प्रकाश में आए हैं। इटावा से APN के संवाददाता रामकुमार राजपूत, वहीं हिंदी खबर के संवाददाता सौरभ चौहान भी इसमें रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इस सिंडिकेट का बड़ा खुलासा करते हुए क्राइम ब्रांच टीम ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर विजिलेंस के नाम पर यहाँ शिकायतें प्रकाशित करवाते थे, खुद की वेबसाइट चलाते थे, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन्स पुलिस ने छापा डाला है। इनके पास से इनोवा गाड़ी, एक पिस्टल, 315 बोर की राइफल, तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस और चैनल की माइक ID बरामद हुई है। इटावा पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई। सनत तिवारी, ANB न्यूज इटावा। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।